नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम बिहार की बात। और बिहार की बात में आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी, जो एक शिक्षाविद भी हैं। देखिए, हम चर्चा संजय जी पिछली चर्चा के आगे करते हैं। हमने बात की थी बिहार में शिक्षा व्यवस्था की कि शिक्षा कहां से कहां पहुंच गई, कोई बिहार के लड़कों को पूछ नहीं रहा है। और बिहार की डिग्री का महत्व कितना खत्म हो गया है पूछिए मत। लोग दूसरे प्रदेशों में कहते हैं बिहार के कॉलेज की डिग्री है। ये क्या स्थिति हो गई, हम इस स्थिति में क्यों पहुंचे? कभी हम ऑक्सफोर्ड थे, कभी कैम्ब्रिज थे। पिछले दिनों भी जब हम लोगों ने चर्चा की तो इसी शिक्षा व्यवस्था की बात की थी। 52,000 करोड़ रुपए हम खर्च करते हैं 2,56,000 करोड़ रुपयों के बजट में, लेकिन 520 बच्चे भी ऐसे नहीं दे पाते हैं प्रत्येक साल जिसके नाम का डंका हम बजा सके। तो सवाल यहीं से हम शुरू करते हैं संजय जी कि 52,000 करोड़ खर्च के बाद भी उपलब्धि नहीं। क्या बिहार का शिक्षा विभाग ही मर गया है? शिक्षा विभाग का काम सिर्फ वेतन देना रह गया है? शिक्षक क्या कर रहे हैं, स्कूलों की स्थिति क्या रह गई है? स्कूल में केवल बिल्डिंग बनेंगे, एक विद्यालय को दूसरे विद्यालयों से संबद्ध किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। क्या सिर्फ संचिकाओं में? देखिए, नतीजे ही पूजनीय होते हैं। और हम और आप तो ऐसे दौर से आए हैं जहां स्कूलों में कंपटीशन होते थे कि इस स्कूल का रिजल्ट कैसा आया, इस स्कूल के कितने बच्चे फर्स्ट डिवीजन कर गए। तब अखबारों में नतीजे छपते थे। और जब दूसरे स्कूल, जो प्रतियोगी स्कूल होते थे, उनके मास्टर और हेडमास्टर को पता होता था, जानकारी मिलती थी कि हमारा स्कूल इस बार पीछे रह गया, तो एक बेचैनी, एक छटपटाहट, एक अकुलाहट पैदा हो जाती थी। लेकिन आज तो सरकारी स्कूलों को पूछने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले वो बच्चे हैं जिनके लिए नेता तो कहते हैं कि हम इन गरीबों की चिंता ही करते हैं, लेकिन उनकी चिंता कोई नहीं करता। और सरकार का मकसद भी खिचड़ी के बहाने स्कूल में बच्चों को बुला लेना और किसी तरीके से साक्षर कर देना, ताकि वह इतना पढ़ ले, क से कमल, ए से एप्पल। लेकिन इससे क्या होना है? 52,000 करोड़ खर्च। क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था का सोशल ऑडिट नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, के पाठक ने बीच में प्रयास किया, लेकिन कितना हंगामा खड़ा हुआ यह भी हमने और आपने देखा है। लेकिन शिक्षा विभाग की चिंता किसी को नहीं है। विभाग मर गया लगता है, जैसे स्कूल मर गए हैं, जैसे कॉलेज मर गए हैं। देखिए, लोग आंदोलन ही करते रहते हैं। आंदोलन किस बात को लेकर होता है? कभी समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, कहीं वेतनमान की कमी है, कहीं आंशिक है, कहीं अतिथि शिक्षक है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था, रोना आता है संजय जी। क्या होगा भविष्य का? और हम भविष्य की बात इसलिए करते हैं कि हमारा आपका समय तो चल गया, लेकिन जो बिहार के बच्चे हैं जिनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वह दूसरे प्रदेशों में जाकर पढ़ सके और बिहार के बड़े निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ सके, उनका भविष्य तो रसातल में ही जा रहा है। और फिर वही बात, क्या शिक्षा विभाग सिर्फ वेतन देने का विभाग बन गया है कि इसके अलावा भी कोई जिम्मेदारी है? और यदि नतीजे नहीं है तो फिर 52,000 करोड़ रुपयों के खर्च का क्या उद्देश्य है और इसका क्या फायदा मिल रहा है? इसकी विवेचना तो की ही जानी चाहिए संजय जी। नहीं, बिल्कुल। जो शिक्षकों को, जो इनको स्कूलों को अकाउंटेबल बनाया जाना चाहिए था कि अगर आप इनपुट दे रहे हैं तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है। तो आउटपुट तो कुछ आ नहीं रहा है। बच्चे वहां जाते हैं, पढ़ते हैं और फिर किस तरह से नकल और नकल की तस्वीरें सामने आती है। वैसी डिग्रियां बांट देने से या वैसे डिग्रीधारियों की एक फौज तैयार कर देने से बिहार में मुझे नहीं लगता है कि कुछ बेहतर हो पाएगा। और यही कारण तो है कि दूसरे राज्य के लोग
बिहार के बच्चों की डिग्रियों पर शक करते हैं। उनको पता है बिल्कुल। कि ये डिग्रियां जो हैं वो नकल की डिग्रियां हैं। ठीक है, जिनको भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जिम्मेवारी दी गई है, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम कितना अधिक से अधिक इनरोलमेंट कर पाते हैं, जिसके तरफ आपने इशारा किया, और कितना अधिक जी। से अधिक हम रिजल्ट दे पाते हैं। भाई आप चाहिएगा तो रिजल्ट दे ही दीजिएगा ना। जब कोई प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक 12 के फिजिक्स की कॉपी चेक कर रहा हो और उनको कहा जा रहा है कि आप चेक कर दीजिए कॉपी, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको खुद पता नहीं है कि वो सवाल क्या है और उसके उत्तर क्या होंगे, और इसके दृष्टांत हम लोगों ने देखा है। तो फिर क्वालिटी एजुकेशन की बात आप कैसे कर सकते? मैं आपको बता रहा हूं, स्कूल सीखने की जगह होती है, समझने की जगह होती है। ठीक है, हम थोड़ा अंकों पर, परसेंटेज पर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन जहां सीखने की प्रयोगशाला थी, जब आपने कहा ना कि उस परिसर में जाते ही मन मस्तिष्क में एक भाव आ जाता था कि आज मुझे यहां से कुछ सीख करके जानी है। आज जहां प्राथमिकता हो गई है कि खिचड़ी मिल गई, उसके बाद जरा देख लीजिए, अटेंडेंस करवा लीजिए खिचड़ी बंटने के बाद कि कितने बच्चे स्कूल के परिसर में होते हैं। और जो बीओ साहब होते हैं, डीओ साहब होते हैं, जो बाकी जो पदाधिकारी अधिकारी होते हैं, उनका फोकस उस छात्र के गुणवत्ता पर नहीं होती। उनका फोकस होता है कि टीचर अगर स्कूल में अटेंडेंस बायोमेट्रिक्स लगा दिए, उनका फिजिकल प्रेजेंस हो गया, कोई कंप्लेन नहीं आया, तो चलिए आज हम इस जिम्मेवारी से मुक्त हो। आपको मैं एक छोटा सा, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र, उनका भी बच्चा सरकारी स्कूल में भी पढ़ा था, और अपने पुत्र के शिक्षक के नाम एक पत्र लिखते हैं। वो पत्र काफी प्रचलित हुआ था, काफी जगह उसको पढ़ा जाता है। मैं उसकी चंद पंक्तियां आपके सामने पढ़ दूं जो अब्राहम लिंकन लिखते हैं शिक्षकों के नाम से, और हमारे आपके माध्यम से जो शिक्षक सुनेंगे तो देखिए अब्राहम लिंकन कितना भरोसा था शिक्षक पर कि शिक्षक किस तरह से गढ़ता है, निर्माण करता है। उनकी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं। हे शिक्षकों, मैं जानता हूं और मानता हूं कि न तो हर व्यक्ति सही होता है और न ही होता है सच्चा, किंतु तुम्हें सिखाना होगा कौन बुरा है कौन अच्छा। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रणेता भी होते हैं, स्वार्थी राजनीतिज्ञों के साथ साथ समर्पित नेता भी होते, दुश्मनों के साथ मित्र भी होते हैं, हर विरूपता के साथ सुंदर चित्र भी होते। समय भले ही लग जाए, पर यदि सिखा सको तो उसे सिखाना कि पाए हुए 5 से अधिक मूल्यवान है स्वयं का एक कमाना। पाई हुई हार को कैसे झेलें उसे यह भी सिखाना, और साथ ही सिखाना जीत की खुशियां मनाना। यदि हो सके तो उसे ईर्ष्या या द्वेष से परे हटाना, और अपने अंदर हुई छिपी हुई मीन मुस्कान का पाठ पढ़ाना। जितनी जल्दी हो सके उसे जानने देना कि दूसरे को आतंकित करने वाला स्वयं कमजोर होता है, वह भयभीत व चिंतित है क्योंकि उसके मन में स्वयं चोर होता है। उसे दिखा सको तो दिखाना, किताबों में छिपे खजाना, और उसे वक्त देना चिंता करने के लिए कि वह प्रकृति की सारी चीजों को देख सके। यह बड़ी लंबी कविता है, मैं इसके कुछ शब्द मैंने कहा, हर बात में वो कहते हैं। हाँ, लेकिन स्थिति आज कहाँ है संजय जी? आज स्थिति ये है बिहार में कि मास्टर साहब कौन जा ठहरे? यदि मास्टर साहब ने बच्चे को डांट दिया और सरकार के जो बाबू हैं वह भी इसका संतुलन और समायोजन करते हैं कि किस इलाके में किस जाति के मास्टर साहब की तैनाती होगी। शिक्षा ऐसे बर्बाद नहीं हुई है। पहले जो अच्छे स्कूल होते थे या फिर जो बीच के स्कूल थे उनके अच्छे शिक्षक होते थे, उन्हें अगले पायदान पर ले जाया जाता था। लेकिन 1990 के बाद से क्या हुआ?
कि आई बड़े स्कूलों में भी जाति घुसी, जाति घुस गई थी, कोई समस्या नहीं है, पढ़ाई तो नहीं बर्बाद होनी चाहिए थी, और पढ़ाई ही बर्बाद हो गई, शिक्षा का मंदिर ही बर्बाद हो गया। तो किस भविष्य की हम बात करें? हमने और आपने वह स्वर्णिम युग जिया है, और हमसे पहले वालों ने और भी स्वर्णिम युग जिया है, जब मास्टर साहब और स्कूल किसी भी धर्म स्थान से, किसी भी मंदिर से, भगवान के मंदिर से कम पूजनीय नहीं होता था। संजय जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा कि जब शिक्षक की क्वालिटी की जगह पर जाति देखा जाने लगा, वो विधायक जी तय करने लगे कि हमारे क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन हाई स्कूल अच्छे हैं, कौन मिडिल स्कूल अच्छे हैं, और वहां किस जाति के हेडमास्टर साहब हों, उनकी जाति के हों, तो थोड़ा उनको लगेगा कि एक सामाजिक वो जो ताकत है वो बढ़ाने में वो ज्यादा मदद करेंगे। उन बच्चों के भविष्य की चिंता उनको नहीं है जो उनके क्षेत्र की है। ऐसा मैंने कई दृष्टांत देखा है कि हेडमास्टर साहब आते हैं, और 2 4 5 तो मेरे पास भी आए हैं कि मेरी मदद कीजिए, विधायक जी हमें पसंद नहीं करते। हमें पसंद नहीं पसंद करने से क्या फर्क पड़ता है भाई, आपकी क्वालिटी है, आपकी क्षमता है, आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और मैंने देखा कि विधायक जी की ताकत इतनी बढ़ गई कि वो हेडमास्टर साहब को ट्रांसफर करा दिया, और उनके जो अनुकूल, उनको जो सम्मान देने वाले जो विधायक जी के हेडमास्टर साहब थे, उनको ला करके बिठा दिया गया। जब जाति हावी हो जाए, जब शिक्षकों के साथ क्वालिटी जैसी कोई चीज नहीं होगी, कल भी मैंने कहा था, आज भी मैंने कहा, पहले विद्यालय में अच्छे शिक्षक तो हो, शिक्षक की ऑटोनॉमी तो हो, हेडमास्टर साहब को तय करने दीजिए, सरकार तो छोड़ दीजिए, समाज भी हेडमास्टर साहब ने अगर किसी बच्चे को डांट दी, पीट दी, स्कूल से निष्कासित कर दिया, दंडित कर दिया, तो ये मानते थे कि हमारे बच्चे के भले के लिए ही इन्होंने किया। आज स्थिति है कि कोई शिक्षक ने अगर पिटाई कर दी, अगर किसी हेडमास्टर साहब ने उस बच्चे को 1 सप्ताह के लिए निष्कासित कर दिया, वो पूरा इलाका जुट जाएगा, पता करेगा कि वो हेडमास्टर साहब किस जाति के हैं। अगर वो बच्चा उनकी जाति का निकला तो ठीक, अगर दूसरी जाति का निकला तो एक अलग रंग दे दिया जाता है। अब वो शिक्षक और हेडमास्टर साहब उस डर के साये में कुछ कर नहीं पाते हैं। तीसरी चीज कि जो शिक्षक आप दे रहे हैं, क्या कभी आपने उनको मुकम्मल ट्रेनिंग दे करके अकाउंटेबल बनाया कि ठीक है, ये स्कूल मैं आपको दे रहा हूं, 2 साल के बाद आप यहां तभी रह पाएंगे जब इस स्कूल का रिजल्ट अच्छा हो। रसिया जैसे देश में भी आप तय करते हैं ना डीएम साहब, एसपी साहब कि इनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, चाहे जो नजरिया आपका होता है, लेकिन पैमाना तय करते हैं ना कि अच्छा ये काम नहीं कर रहे हैं तो इनको हटा देते हैं, आप चेंजेस लेते। लेकिन कभी स्कूलों के बारे में आपने सोचा? और देखिए, शनिवार को मैं नीतीश कुमार को सुन रहा था, राज्य कार्य समिति की बैठक में वह बोल रहे थे कि हमें बिहार को टॉप 10 राज्यों में शामिल करना है। कैसे शामिल कर लेंगे? कैसे आप गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटका, तेलंगाना, बंगाल, झारखंड, कैसे? देखिए, झारखंड के भी कई स्कूल, मतलब निजी भी और सरकारी भी, लेकिन बिहार की स्थिति तो बहुत ही गड़बड़ हो गई। आज मैं नेतरहाट स्कूल के किसी टीचर से बात कर रहा था, वह बता रहे थे, मैं किसी दिन संवाद में उनको भी साथ में जोड़ूंगा कि क्या परंपरा थी और किस तरीके से। और वह भी मानते थे कि देखिए, हम लोग भी इस बात से भयभीत रहते थे, नेतरहाट का रिजल्ट बेहतर ही होता था, लेकिन फिर भी बिहार के कई दूसरे सरकारी स्कूल थे जो टक्कर दे रहे होते थे। लेकिन अब तो कोई माई बाप है ही नहीं, पूछता ही नहीं है। सरकार का काम सिर्फ वेतन देना है, और नतीजा क्या है क्या नहीं है। 52,000 करोड़ रुपए 2024-25 में था, आगे फिर बढ़ जाएगा क्योंकि शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा, लेकिन रिजल्ट नील बट्टा सन्नाटा। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो विडंबना है, यही दुर्भाग्य है और यही पीड़ा है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। एक शिक्षक
जिनको एक बार नेतरहाट के बच्चों की कॉपी चेक करने का मौका मिला, हिंदी की कॉपी, उनके जो जी। हेड एग्जामिनर थे उन्होंने आकर के उनको कहा जरा ठीक से चेक कीजिएगा, ये नेतरहाट स्कूल के बच्चों की कॉपी है। और जी। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी सतर्कता और पूरी गंभीरता से कॉपी चेक की और लगा कि ये जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं और नेतरहाट के बच्चे हैं, इन दोनों के बीच में काफी बड़ा गैप है। कम से बिल्कुल। कम गलतियां उन बच्चों की कॉपी में मुझे मिली और मुझे एहसास हो गया कि निश्चित रूप से इन बच्चों को जिस तरह से तराशा गया, सवारा गया। मैं तो बता रहा हूं कि एक पब्लिक स्कूल कितना सैलरी देता है अपने शिक्षकों को, एक सरकारी जी। स्कूल जो हाई स्कूल के शिक्षक हैं उनको कितनी सैलरी सरकार देती है। सैलरी में तो बहुत बड़ा गैप है भाई। बिल्कुल। प्राइवेट बिल्कुल। स्कूल को पता है कि अगर इनके बच्चे का रिजल्ट हम अच्छा नहीं देंगे, इनके माँ बाप अगले साल हमारे स्कूल में बच्चा नहीं देंगे। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षकों के मन से यह भय खत्म है, हमारा संगठन आंदोलन पर उतर जाएगा, हम एक माहौल बना देंगे, डीओ साहब को खुश रखना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है इस बनिस्पत इससे कि हम अपने स्कूल का रिजल्ट कितना बढ़िया देते हैं। इसका तो जो बिल्कुल आपने जो सही इंट्रो में शब्द इस्तेमाल किया कि क्या इसका कोई सोशल ऑडिट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी हाँ, चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल सोशल ऑडिट होनी चाहिए। और ऑडिट के आधार पर उनको अकाउंटेबल बनाया जाना। जब सिलेबस फिक्स्ड है, जब सारी चीजें फिक्स्ड है। मैं एक अपना उदाहरण बताता हूं। कोरोना काल में जी। एक परिवार ने हमसे आग्रह किया कि मैं अमेरिका से शिफ्ट कर गया हूं, यहां कोरोना तक मैं यहीं रहूंगा, मेरे दो बच्चे, एक बच्चे 5th क्लास में है, एक बच्चे 7th क्लास में है, कोई अच्छा टीचर दे दीजिए जो उनको ऑनलाइन पढ़ा। हमने कहा कि बिल्कुल जी। मैं टीचर दे दूंगा। लेकिन अगला सवाल मेरा था कि ये अमेरिका के किसी पब्लिक स्कूल में ये बच्चा पढ़ता होगा। कहा कि क्यों सर, पब्लिक स्कूल में क्यों पढ़ेगा, वहां के गवर्नमेंट स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है। और मैं बताता हूं कि ये देश के कई प्राइवेट स्कूल के बच्चों से ज्यादा स्मार्ट वो बच्चे थे हर सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, इंग्लिश तो उनकी अच्छी थी ही, चाहे वो सोशल साइंस हो, कंप्यूटर साइंस हो। भाई अमेरिका में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, और उनके पिताजी बड़े फक्र से कहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है और वहां की क्वालिटी, और उन्होंने कहा कि हर सप्ताह असेसमेंट होता है। अगर इवन हमारा बच्चा कोई बस में भी मिसबिहेव कर देता है तो हमारे मोबाइल पर उसकी सूचना आ जाती है कि आज आपका बच्चा ने मिसबिहेव किया, और उसके बदले में उसका 1 मार्क्स कट जाता है। उस दिन उस बच्चे को बता दिया जाता है कि चूंकि तुमने बस में मिसबिहेव किया, 1 मार्क्स कट गया। सोच लीजिए, बस में बच्चा ठीक से नहीं चढ़ा या वो तेजी से चढ़ने की कोशिश की, इसको मिसकंडक्ट माने तो 1 नंबर घटा दिया गया। और आपके स्कूलों में बच्चे स्कूल आए नहीं आए? भाई आप फर्क देखिए ना संजय जी, जब हम और आप थे और मतलब 1990 तक सरकारी स्कूलों में एडमिशन टेस्ट होते थे दाखिले के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा, छठे, सातवें, पांचवें जो बड़े स्कूल थे। लेकिन अब जितने बड़े स्कूलों का आप नाम ले लीजिए, वहां बच्चे कैसे लाए जाए, कभी बच्चों की स्क्रूटनी करनी होती थी आपको, और आज बच्चों को लाने के लिए परेशान हो रहे हैं। हम कई रील्स देखते हैं, कई वीडियो देखते हैं कि मास्टर साहब सुबह सुबह, क्योंकि आपने भरोसा खो दिया। और जब भरोसा मरता है ना तो सिस्टम खत्म हो जाता है और भविष्य चौपट हो जाता है। और देखिए, हम चाहे जितनी आलोचना कर ले अरविंद केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया की, चाहे उनके खिलाफ जो आरोप लगे, राजनीतिक उस पृष्ठभूमि में हम नहीं जाते हैं, लेकिन दिल्ली में स्कूलों की स्थिति सबरी ना। देखिए, तमिलनाडु से हम लड़ते और झगड़ते रहते हैं, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि नीट को खत्म कीजिए, क्योंकि हमारे यहां सर्वाधिक मेडिकल कॉलेजेस और देश के दूसरे प्रदेशों से बच्चे आ जाते हैं। तो हमारे बच्चे हमारे कॉलेजेस में नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम ऐसी व्यवस्था बहाल करना चाहते हैं कि हमारे सरकारी स्कूलों
का जो टॉपर बच्चा होगा वह सीधे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेगा। क्या बिहार के किसी भी सरकारी स्कूल के छात्र छात्रा के बारे में आप यह कह सकते? और दूसरी बात, जब सरकार ने समझ लिया कि सरकारी नौकरी इतनी नहीं है, सिलेबस पर कभी आपने चर्चा की? टिक मारने का सिलेबस है आजकल, टिक मार दीजिए, टिक मार दीजिए, टिक मार दीजिए। तो आप तो शिक्षा के प्रति इतने उदासीन हैं। और नीतीश कुमार ने प्रारंभिक दिनों में जो अपराध किया मुखिया के माध्यम से, मुखिया जी कितने पढ़े लिखे होते हैं, मुखिया जी क्या क्या करते हैं, यह हम और आप सबको पता है कि 500 रुपए में वोट लेते हैं मुखिया जी कि 200 रुपए में वोट लेते हैं। अभी अभी एक मुखिया जी हमसे मिले, वह पिछले 4 बार से चुनाव जीते हैं। उन्होंने कहा, ज्ञानेश्वर जी जानते हैं मैं कैसे लगातार जीतता हूं? तो हमने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा, पहले परिवार का जो मुखिया होता था ना, उसे लिफाफा भेजते थे चुनाव के पहले, लेकिन बाद में लगा कि परिवार के भीतर भी झंझट है। मुखिया जी लिफाफा ले लिए और परिवार के दूसरे सदस्यों ने वोट दूसरे को दे दिया। तो हमने क्या किया कि परिवार के हर सदस्य के नाम अलग अलग लिफाफा भेजते हैं। तो आप सोचिए, ऐसे ऐसे मुखिया, और मुखिया हो गए शिक्षक के नियोक्ता। क्या होना है? और इसमें कितना समय लगेगा? नहीं, देखिए, शिक्षा अगर जब तक सरकार की प्रायोरिटी नहीं हो, चूंकि कहा गया ना कि कोई भी सरकार अगर वो चाहती है कि हम अपने राज्य को ताकतवर बनाएं, तो उसके पास एकमात्र हथियार है शिक्षा। और शिक्षा के लिए सबसे पहले शिक्षकों की नियुक्ति और उस परिसर का एक वातावरण जिसमें रेगुलर उसका ऑब्जर्वेशन। आपने कहा ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक मार। हम लोग तो व्याख्या वाले युग से आए थे, जिसमें क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते थे और उसका आंसर लिखना होता था। मल्टीपल चॉइस वाला जो क्वेश्चन होता है वो उस परीक्षा से ज्यादा टफ होता है, इसलिए कि वो टिक मारने के लिए उसको पूरा पढ़ना होगा। अगर वो पूरे पाठ को ठीक से नहीं पढ़ेगा तो मल्टीपल चॉइस में वो फंस जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन उसको देखने में लग रहा है आसान, क्या आपने मल्टीपल चॉइस का सिलेबस देने के पहले उस तरह के शिक्षक नियुक्त किए? उस तरह की शिक्षा की व्यवस्था आपने की? क्या उस तरह के, कल ही एक शिक्षक मुझे बता रहे थे रात में कि बिहार के बच्चों का मैथमेटिक्स, बिहार के बच्चों का इंग्लिश ग्रामर, वो अंग्रेजी बढ़िया बोले या ना बोले लेकिन ग्रामेटिकल एरर बहुत कम होते हैं बिहार के बच्चों का। ये उनकी ताकत है। और तीसरी चीज उन्होंने कहा कि बिहार के बच्चों का जो सोशल साइंस का कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा होता है। जो आपकी पूंजी थी, क्या उस पूंजी को भी आपने बरकरार रखा? उसको आपने छोड़ दिया ऐसे ही कि बच्चे आ जाएं, शिक्षक पढ़ाएं न पढ़ाएं। भाई, हर जिले में एक जिला स्कूल तो होता ही था जहां 40-45 शिक्षक होते थे, और उस जिले स्कूल में नामांकन कैसे होता था सबको पता है। जो अच्छे स्कूल होते थे बिना टेस्ट के क्वालिफाई किए हुए नामांकन कराने की हिम्मत किसी की नहीं थी। उस इलाके के कोई बड़े से बड़े महत्वपूर्ण लोग भी सिफारिश नहीं कर पाते थे, कहते थे कि नहीं, उस हेडमास्टर साहब को हम नहीं कह सकते हैं, वो बड़े अपने वसूल के पक्के। भाई, आपने उस पीढ़ी को ही खत्म कर दिया। अभी रसिया में प्रयोग किया है 1984 के बाद। वैसे सारे रिटायर्ड शिक्षक जिनमें पोटेंशियलिटी थी वो रिटायर कर गए। उनको कहा कि आपके लिए कोई टाइम टेबल नहीं होगा, लेकिन आप स्कूल में आए, आप क्लासरूम में बच्चे को पढ़ाएं, और जब इच्छा हो आप घर चले जाइए। आपकी वही सैलरी मिलेगी जो आपके सेवा काल में सैलरी थी। अब सोचिए, वो शिक्षक बन के जब वो स्कूल में प्रवेश करेंगे और उसके बाद जब वो पढ़ाएंगे तो फिर उन बच्चों का क्या होगा? आपके यहां सैलरी समय पर मिल जानी चाहिए। आपने इतनी बड़ी बात कह दी। देखिए, मैं अभी किसी दिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ रहा था। खैर, मैं यह नहीं कहता कि बिहार में हो जाना चाहिए। वहां 84 या 64, देखिए मुझे आंकड़ा ठीक से याद नहीं है, नोबेल पुरस्कार विजेता अब भी पढ़ा रहे हैं,
अभी भी पढ़ा रहे हैं। और देखिए इसका दूसरा हम कंट्राडिक्शन, कुमुद सिंह बहुत फेसबुक पर एक्टिव रहती हैं, दरभंगा की रहने वाली हैं, महाराजा कामेश्वर सिंह के परिवार से आती हैं। उन्होंने एक दिन बात लिखी और इसे हमने फिर पता किया, तो उन्होंने यह लिखा था कि आप वैसे विश्वविद्यालय शिक्षक, उनका पता कर लीजिए जो पढ़ाने के लिए जाने जाते थे, क्या उनमें से कोई भी बिहार में अब रह रहा है? संख्या नहीं मिलेगी, पहचान नहीं मिलेगी। हमने इसकी तहकीकात की तो मालूम ये हुआ कि या तो उनके बच्चे बड़े हो गए, अच्छे जगह चले गए, वो उनके साथ चले गए। लेकिन यदि बच्चों के साथ नहीं गए तो वो रिटायरमेंट के बाद जाके दिल्ली के मुखर्जी नगर में पढ़ा रहे हैं, या राजस्थान के कोटा में पढ़ा रहे हैं, या कहीं और पढ़ा रहे हैं। बिहार नहीं रह गए। आप अपनी विद्वता को, अपनी मेधा को बिहार में नहीं रख पाए, यही सबसे बड़ी पीड़ा है। और आपने जो कहा उस बात से हम सहमत हैं कि जो रिटायर्ड शिक्षक होते थे उन्हें भी हर स्कूल के, कॉलेज के फंक्शन में बुलाया जाता था, और उनका जो मार्गदर्शन होता था, उनकी जो जानकारियां होती थी, वह कितनी अमूल्य निधि थी, इस बात की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। वही तो मैं कह रहा हूं कि बिहार जहां शिक्षा की पूंजी थी, आपने अतीत की बात कल की थी ना, जिसमें हम लोग आर्यभट्ट की चर्चा किए थे। चाणक्य तक्षशिला में शिक्षक थे, लेकिन इसी मगध में वो तो रह गए थे और अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा था। आज मैं जीवक के बारे में पढ़ रहा था, जीवक भी इसी बिहार के थे। उन्होंने शिक्षा जरूर पाई थी तक्षशिला में, लेकिन इसी बिहार के। तो अतीत और वर्तमान को अगर दोनों में तुलना कीजिएगा तो लगेगा कि ये तो ज्ञान की भूमि थी। कोई ना कोई इस मिट्टी में तासीर रही होगी जिसमें इस तरह के छात्र और इस तरह के शिक्षक गढ़े जाते होंगे। सरकार ने बिल्कुल उनके तरफ से मुंह मोड़ लिया। ये कभी व्यापारिक प्रदेश नहीं रहा, कभी इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं रहा, लेकिन शिक्षा का केंद्र ये रहा पूरे विश्व के लोग। मैं जहानाबाद की चर्चा करता हूं, एक वहां छोटा सा प्रयोग किया गया। एक वकील साहब ने कुछ बच्चों को दरी पर बिठा के पढ़ाना शुरू किया। उसमें से 10 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, 4-5 बच्चे नेतरहाट और सैनिक स्कूल चले गए। अब उनको लगा, अब अभिभावकों को लगा कि अरे ये तो अगर 1 साल ठीक से वो करते थे वकालत, बन गए शिक्षक, और जैसे ही अभिभावकों को उनमें विश्वास जगा, अपने बच्चों को उन्होंने भेजना शुरू किया। और जब बच्चों को भेजना शुरू किया तो एक बड़ा स्कूल का वो स्वरूप ले लिया। नेतरहाट, सैनिक और ऑल इंडिया कंपटीशन की तैयारी होती थी। और जान करके आपको आश्चर्य होगा कि 70, 80 और 90% तक बच्चे उस छोटे से जिला के केंद्र में, वो वकील साहब और अनिल जी जो उनके परिवार के ही सदस्य थे, दोनों के स्कूल से जाने लगे। एक छोटे जगह पर वो व्यक्ति ने प्रयास किया, प्रयोग किया। बिल्कुल। और उनके हॉस्टल में मैं देखता था कि छात्रों की संख्या हजारों में होती थी। नाम की जगह पर रोल नंबर से छात्रों को बुलाया जाता था। ये अभिभावकों का भरोसा था। बिल्कुल, बिल्कुल, रोल नंबर से बुलाते थे। रोल नंबर 911 को बुलाओ जी, रोल नंबर 1112 को बुलाओ जी। एक छोटे से जगह में अगर थोड़े बच्चे को चमकाया गया, तराशा गया, तैयार किया गया, तो यहां का जो प्रतिष्ठित ऑल इंडिया जो है, उसमें तो पूरे भारत के स्कूलों में उन बच्चों का नामांकन होता था। ये बिहार के छात्र कैसे 70-80% क्वालिफाई करने लगे? जो ऑल इंडिया के सैनिक स्कूल थे, इसमें कैसे इनके बच्चे क्वालिफाई करने लगे? मतलब मेधा तो थी, तराशा नहीं गया। आपने एक शब्द कहा, तराशा। तराशने की भी उम्र होती है संजय जी, ये हम आपको पता है। तराश ही नहीं रहे हैं। और अभी एक वीडियो, लाइव सिटीज का ही वीडियो है, हमारे सहयोगी वसीम ने किया था कि जब बच्चे से सब्जेक्ट का नाम पूछा गया क्या अच्छा लगता है, तो बैगन बताया था। और वो भी पटना के एक बड़े स्कूल का बच्चा। कहां पहुंच गए हम, कहां पहुंच गए हम? और यह कैसे ठीक होगा? और यदि ठीक नहीं होगा तो यह तो राजनीतिक जुमलेबाजी ही है ना,
कि हम टॉप 10 प्रदेशों में शामिल हो जाएंगे। अरे आपके यहाँ फैक्ट्री लगाने कोई आ नहीं रहा है, तो आपको ज्ञान के बूते ही कुछ अर्जित करना है जिसके कारण आपके नाम का डंका बज जाए और यह विश्वास पैदा हो कि बिहार के बच्चे, बिहार के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़े हुए जो बच्चे हैं वह दूसरे प्रदेशों के बच्चों से ज्यादा बेहतर है। देखिए, मैं कटु सत्य कहना चाहूंगा कि जब तक ये राजनीतिक और राजनीतिक पार्टियां सोशल इंजीनियरिंग करते रहेंगे कि हमने इस अति पिछड़ा दलित अकलियत इनके वोट को गोलबंद कर दिया, हमने अगड़े के वोट को गोलबंद कर दिया, तब तक स्कूल, छात्र और शिक्षकों की दुर्दशा यही हो। क्या कभी किसी चुनाव में, देखिए मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने एक बात अच्छी कही। उन्होंने कहा कि कभी सामाजिक न्याय के नाम पर आपने वोट दिया, आपको सामाजिक न्याय मिला। कभी आपने बिजली पानी सड़क के नाम पर वोट किया, आपको बिजली पानी और सड़क मिली। जिस दिन बिहार के अभिभावक शिक्षा पर वोट करने लगेंगे कि हमारे बच्चे को शिक्षा चाहिए, पार्टी जो हो, क्या पार्टियां उसके लिए अपने तरीके से एड्रेस करने लगेगी कि नहीं? आपने अरविंद केजरीवाल जी का उदाहरण दिया, मनीष सिसोदिया ने तो दिल्ली में करके दिखा दिया कि क्या पब्लिक स्कूल से जरा भी कम हमारा सरकारी स्कूल है क्या? आरोप प्रत्यारोप में आप उनको जितना घेर लीजिए, लेकिन जो एक उन्होंने ब्लूप्रिंट दिया देश को, बिहार में जिस दिन राजनीतिक पार्टियों को लगेगा कि हम क्वालिटी का एजुकेशन, क्वालिटी का टीचर और हम अच्छा प्रोडक्ट नहीं देंगे, जो बार बार आपका टैगलाइन से पीड़ा झलकती है, क्या 52,000 करोड़ रुपए पर 520 छात्र को भी हक नहीं है अपने को देश स्तर पर साबित करने के लिए? वो 52,000 करोड़ की राशि, आज मैं पटना विश्वविद्यालय के एक प्रिंसिपल साहब से, कॉलेज से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि आप जानते हैं जब प्रिंसिपल साहब, वाइस चांसलर साहब और हाई स्कूल के हेडमास्टर साहब इसकी चिंता में लग जाए कि हमारे स्कूल को कितना फंड आया, उसमें कितनी बिल्डिंग बनेगी, कितना हमें बचेगा, ईंट गिनने में उनका जब तक दिमाग काम कर रहा है, एकेडमिक एक्सेलेंस की आप उम्मीद मत कीजिए। चूंकि उनको लग रहा है कि कितना फंड आ रहा है और उस फंड का सदुपयोग दुरुपयोग करने का राइट मुझे हमें मिल जाता है। अब जो शिक्षक केवल वो मानता था कि जो पैसा हमें मिला है वही काफी है, मेरा काम तो निर्माण का काम है, क्या ये आप बहुत जगह पर आउटसोर्सिंग कराते हैं? क्या शिक्षा के मंदिर में सरकार आउटसोर्सिंग नहीं करा सकती है कि भाई बिल्डिंग बनाने का काम है ये करेंगे, स्कूल बनाने का काम है ये करेंगे, खिचड़ी खिलाने का काम ये करेंगे। अब हेडमास्टर साहब से चावल की बोरियां गिनवाएंगे, अगर वो बोरी सड़ गई, फट गई तो उन पर आरोप लगाएंगे कि उन्होंने बेच करके पैसा कमा लिया। हेडमास्टर साहब बच्चा की पढ़ाई से ज्यादा उनका पूरी ऊर्जा लगी हुई है उस बोरी को बचाने में कि कब बीओ साहब नाराज हो जाएंगे और हम पर एफआईआर हो जाएगा कि भाई 20 बोरी में एक बोरी गायब कैसे हो गई। शिक्षक को शिक्षक रहने दीजिएगा तब ना। और यदि आपको लेटरल एंट्री करानी है तो कराइए ना, आप शिक्षा में लाइए ऐसे लोगों को जो शिक्षा को सुधार सके। हाँ बिल्कुल, मैं वही कहता हूं भाई, बरगद के पेड़ के नीचे भी खड़ा होकर के कोई अगर शिक्षक है तो ठीक से अगर पढ़ा देगा तो बच्चे उस दिन कुछ सीख करके चले जाएंगे। जो लर्निंग था यहां, वो लर्निंग को आपने खत्म कर, हम 3 पार्ट को बांट करके देखते हैं। एक हम लोग कहते हैं इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, कि जहां बच्चा पढ़ने जा रहा है उसका वातावरण क्या है। दूसरा हम लोग कहते हैं मोड ऑफ टीचिंग, आप भी पढ़े हैं हम भी पढ़े हैं, जिस शिक्षक को समझाने का तरीका अच्छा होता था, क्या हम लोग कभी उनके क्लास से बाहर जाते थे? क्या रुक जाते थे? ना ना ना। और तीसरा जो काम है, जो सबसे बड़ा दायित्व है शिक्षकों का, बच्चों के अंदर में जिज्ञासा उत्पन्न करना, टू क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट। जिस दिन बच्चों के अंदर में आपने रुचि पैदा कर दी, उस दिन बच्चा अपने से आगे बढ़ जाएगा, कर लेगा। क्या स्कूल में वो वातावरण है? क्या वो शिक्षक की लग रहा है कि मैथमेटिक्स बच्चा, आप भी उसके गवा रहे हैं, मैं भी गवा रहा हूं,
अच्छा इस मेथड से तुम इस मैथमेटिक्स को नहीं बना पा रहे हो, चलो इस मेथड से बताते हैं। अच्छा इस मेथड से भी नहीं समझ रहे हो, इस मेथड से बताते हैं। 3-4 मेथड तो उनकी जुबान पर और उनकी कलम में होती थी, और बोर्ड पर खड़े होते थे। चौक और डस्टर का जमाना था, ये मार्कर और व्हाइट बोर्ड का जमाना नहीं था। लेकिन वो 4-5 मेथड से समझाते समझाते लगता था कि अरे ये मैथ तो बहुत आसान है। क्या आज वैसा शिक्षक हम स्कूलों को दे पा रहे हैं? क्या सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा है जो पता करे कि आज बच्चा स्कूल गया तो क्या सीख करके आया? सरकार का ध्यान है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कोई ऑडिट ही नहीं है। और इसी बात को तो हम कह रहे हैं कि आप 52,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, तराश कितने को रहे हैं? ठीक है, आप यदि यह नहीं कर सकते हैं तो फिर प्रदेश का क्या हाल है और आगे क्या होगा? और जो केवल क से कमल, ए से एप्पल सीख गया, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा और फिर उसके रास्ते तो बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। और जिसके पास टैलेंट है, जिसने मेरिट हासिल किया, वह आपके बिहार में रह नहीं जाएगा। कल भी हम, परसों भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जब 30 साल से पढ़ाई ही नहीं हुई तो शिक्षक कहां से मिलेंगे। इस चर्चा को आगे भी जारी रखने की जरूरत है। बहुत बिहार का संवेदनशील मुद्दा है और बिहार के भविष्य का सवाल है। तो आज के लिए इतना ही। बिहार की बात में चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखिएगा तो पेज को लाइक कीजिएगा और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।